यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र प्रथम अध्याय ऑब्जर्विंग शुरू कर रहे हैं। और सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र होता है, जबकि वाग्भट में उत्तर स्थान होता है। ठीक है, अब सुनिए जरा आप। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र पढ़ने से पहले अपन जो इसके नोट्स हैं वो पढ़ेंगे, जिससे अपने को क्लासिफिकेशन जो है वो एक ही पेज पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद में चैप्टर टू चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, देखो ये वाले नोट्स की पीडीएफ ऐप में पड़ी है, उसमें फ्री कंटेंट में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा। वर्तिका क्या कह रही है? तो ये वाली टेबल है ना, इससे पढ़ना चालू करो। अरे वर्तिका मिश्रा नाम से तो अभी आ रही थी ना यार एक लड़की, इसमें मेरे को ऐसा याद आ रहा है। ये है तो सही, और ये बोल रहे हैं कि मेरे से ऐप ही डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। कौन है वो? ओके बड़ी, चलो पढ़ते हैं। सर शो नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही? ये पुराने वालों को होनी चाहिए। चलो 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 चलो, अब शुरू करते हैं अंत्याक्षरी। चलो बाबू, नेत्रों के भेद देख लेते हैं पहले, किस किसने कितने बनाए। सबसे जरूरी किसके याद रखने हैं? सुश्रुत के। कितने? 76। तो उत्तरतंत्र चैप्टर चैप्टर अपन चलेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं बेसिक बात। ये सुश्रुत योग रत्नाकर 76, भाव प्रकाश माधव 78, वाग्भट सारंगधर 94, और चरक ने अष्टोदरीय में तो 4 बोले, लेकिन आगे जाके चिकित्सा में फिर कितने बोल दिए? 96। तो 4 96 दोनों सही है। अब 76 की बात करेंगे अपन। ठीक, 76 में दोषानुसार देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वातज बराबर 10, पित्तज बराबर 10, कफज बराबर 13, रक्तज बराबर 16, और सन्निपातज या सर्वज कितने? 25। एक अपन अधिष्ठान के अनुसार पढ़ेंगे, वो सर्वगत पढ़ेंगे। देखो सर्वगत 17 होते हैं, और सन्निपातज या जिनको सर्वज कहते हैं वो कितने होते हैं? 25। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सन्निपातज ही सर्वज होते हैं। दो बाह्य, जब हम बात करेंगे आगंतुज होते हैं, सनिमित लिंगनाश और अनिमित लिंगनाश, है ना। अब देखो वात के अनुसार 10 है, मतलब टोटल 76 में से वात की प्रधानता वाले नेत्र रोग कितने? 10। पित्त वाले, कफ वाले और रक्त वाले सन्निपात या सर्वज 25, और 2 बाई, तो टोटल कितने हो गए? क्लियर। तो एक क्लासिफिकेशन जो नेत्र रोगों का दोषानुसार वर्गीकरण है वो कंप्लीट। दूसरा अधिष्ठान अनुसार। देखो अधिष्ठान अनुसार, एक मिनट, ये वही ज्वाइनिंग वाली चीजें चल रही है। एक बार देखना स्क्रीन पे लाइव का ऑप्शन आ रहा है क्या? एंड्रॉइड वाला आ रहा है होम स्क्रीन पे? मेरे को सेंड करना स्क्रीनशॉट लिख। अगर लाइव का ऑप्शन आ रहा हो किसी के भी होम स्क्रीन पे कहीं पर, तो भेजो यार, ताकि ये परेशान होना बंद हो बच्चे।
डेमो मारा, होम स्क्रिप्ट नहीं आ रहा इसमें, तो आ रहा है वो है नोटिफिकेशन वाला। इसका स्क्रीनशॉट भेज दे मुझे। नोटिफिकेशन आया ना कई सारे लोगों को। डेमो वाला भेजना मेरे को, लाइव वाला। जल्दी कर, पनवेल निकलना। अर्शदीप, साक्षी, ये जो बच्चे ये जुड़ गए क्या? अरे बोलो रे। अर्शदीप, साक्षी जुड़ गए? कहाँ जुड़े? शुरू शुरू में तो होगा ही ऐसा, एक दो दिन तो। ये तो वो है संस्कार। तुम आए थे जब, तुमने भी करा था। चलो जुड़ गए, आ जाओ। अब देखो 76 कुल नेत्र रोग है और दोषानुसार वर्गीकरण अपन ने नंबर्स में काउंट कर लिया। वातज, पित्तज, कफज 13, रक्त 16, सनिपातज 25, 2 बाह्य या आगंतुक। क्लियर? अब अधिष्ठान अनुसार पढ़ेंगे। अधिष्ठान है जैसे लिखा है संधिगत, वर्तमगत, शुक्लगत, कृष्णगत, दृष्टिगत, सर्वगत और बाह्य। इससे पहले ये पता चलना चाहिए ना संधि क्या है, वर्तम क्या है, शुक्ल क्या है। तो अभी अपन आई के एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद में अधिष्ठान अनुसार को समझेंगे। आगे देखो 76 में से 52 साध्य, 7 याप्य है और 17 असाध्य। 76 में से साध्य कितने? 52। याप्य कितने और असाध्य कितने? जो याप्य 7 है उसमें से 6 तिमिर है। तिमिर के 6 भेद होते हैं। ठीक, तिमिर किसको कहते हैं? कैटरेक्ट। तो तिमिर 6 के 6 क्या होते हैं? याप। 7वां जो होता है पक्ष को ट्राइकाइसिस बोलते हैं जिसको। ठीक, तो कुल 7 याप्य तो इजीली याद हो गए। 76 में से 52 साध्य, इनकी बाद में बात करेंगे। 17 असाध्य, इनकी बात बाद में करेंगे। पहले याप्य याद करेंगे। 7 में से 6 तिमिर और 7वां। अब ये जो 52 साध्य है, इनको कम से कम ऐसे तो याद कर लेंगे कौन सा शस्त्र कर्म होगा इन। एक बार देखो जरा क्या लिखा हुआ है। छेद 11, लेख्य 9, भेद 5, वेद्य 15। इनको जोड़ो, दे कितने आ रहे हैं? 15, 5 20 और 20 40। अब आगे देखो, यहाँ पे तो छोड़ दो, ये तो याद कर लिए ना, ये तो ये है। ठीक, फिर लिखा है असाध्य 17। ये असाध्य 17 जो है, ये असाध्य 17 हो गए। अब तुमने देखा कि यार यहां जो शस्त्र कर्म लिखे हुए हैं उनसे तो 40 ही हो रहे हैं साध्य, लेकिन 12 साध्य रोग ऐसे हैं जिनमें शस्त्र कर्म चिकित्सा नहीं होती है, मेडिसिन चलाई जाती। तो वो नीचे लिख रखे हैं अशस्त्रकृत साध्य कितने? 12। तो 40 + 12 कितने हो गए? 12। अब वापस रिकॉल करना मेरे साथ। वातिक 10, पैतिक 10, कफज 13, रक्त 16, सनिपात या सर्वज 25, बाह्य 2।
क्लियर है? नेक्स्ट सुनना आगे गौर से। अगर अपन अधिष्ठान की बात करें तो वो पहले एनाटॉमी समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं चिकित्सा के अनुसार, साध्यता साध्य के अनुसार। तो साध्य 76 में से 52 नेत्र रोग, 7 याप्य और 17 असाध्य। 52 साध्य में से 40 तो शस्त्रकृत साध्य और 12 अशस्त्रकृत साध्य। जो 40 शस्त्रकृत साध्य है उसमें से छेद्य 11, लेख्य 9, ठीक, वेद्य 5, वेद्य 15, ठीक। और याप्य 7 की भी आपने बात कर ली थी, 6 तिमिर और 1 पक्षम को, और असाध्य 17 नीचे पर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। यहाँ एक चीज देखने वाली है, चलो उस पर आगे बात करें। नेक्स्ट देखो, जो अभी आपने ऊपर दोषानुसार विभेदन पढ़ा, वातिक 10, पैतिक 10, कफज 13, रक्त 16, सनिपातिज 25, वो मैंने यहां थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया, मतलब उनके नाम लिख दिए मैंने। और जो ऊपर वाली टेबल में पढ़ा दोषानुसार विद साध्य असाध्य, उनके नीचे टेबल बनाते। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, सुनना। टोटल वातिक 10 याद करे थे। वातिक का नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है 5 + 1 + 4, जिसका सिंपल सा मतलब है कि वातिक 10 में से, जिसमें से वातिक 10 में से 5 तो क्या है साध्य, 1 क्या है यप्य और 4 क्या है असत्य। अब ये बच्चे भी क्या है ना, आग लगने पे कुआं खोदते हैं। अभी डाउनलोड करेंगे, फिर अभी प्रॉब्लम आएगी, फिर अभी सही करवाएंगे। जब ऐप डाउनलोड पहले कर लिया था तो देखना था ना। अब 514 को समझ लो, वैसे ही पित्तज का, वैसे ही कफज का, वैसे ही रक्तज का, वैसे ही सनिपातिज का। बेसिकली मैंने क्या किया आपको समझ में आया? इस टेबल पर ये वाली टेबल अप्लाई करते। कौन सी? ये कह रहा हूं मैंने इस टेबल और इस टेबल को कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ा? वातज में से मुझे 3 ही तो क्लास छांटनी है, साध्य याप्य असाध्य। इसी तरह पित्तज में, इसी तरह कफज में, इसी तरह रक्तज में, इसी तरह सनिपातज में। चलिए वातज में जब मैंने छांटा तो साध्य 5, याप्य 1 और असाध्य 4। अब ध्यान से सुनिएगा, याप्य 1 जब तक होगा वो उस दोष का तिमिर ही होगा। जैसे यहाँ वातिक तिमिर याप्य होगा, क्योंकि सारे तिमिर क्या होते हैं याप्य। क्लियर है? असाध्य, वातिक असाध्य के लिए 4 रोग यहां पर दिए हुए। एक में लिखा है हतादिमंत और एक में लिखा है वात हत वर्तन। हत का मतलब होता है नष्ट होना, और नष्ट का मतलब यहां बात हो रही है आई, उसकी जो आई बॉल को या आई की जो सप्लाई है उससे रिलेटेड नर्व टिश्यू, तो परमानेंट डैमेज हो गया और इरिवर्सिबल होता है उसका, वो कभी भी वापस रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती उसमें। तो दोनों हथ हथ आ रहे हैं तो पक्का क्या है असाध्य, और एक हथ के साथ तो वात भी आ रहा है, तो वात हथ वर्तन तो इजीली याद रहने योग्य है। दूसरा सुनो, हतादिमंत अपन पढ़ेंगे। हतादिमंत उसके श्लोक में लिखा हुआ कि ये वातिक असाध्य रूप, जब अपन हतादिमंत पढ़ेंगे तो उसके श्लोक में आ जाएगा कि ये क्या है वातिक असाध्य रोग। तो ये वहां पर बैठ जाएगा बुद्धि में। रह गए 2, निमेष और गंभीर। निमेष का मतलब है कि आईलिड मूवमेंट जो है वो, सॉरी हाँ, आईलिड के जो मूवमेंट्स हैं वो अनकंट्रोल्ड, तो ये भी तो पैरालाइसिस ही हुआ, नर्वस कंट्रोल प्रॉपर नहीं है। इसीलिए तो उसकी आई जो है वो ब्लिंक उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर रही जैसा वो चाह रहा। एक है गंभीर का, नाम में ही गंभीर। तो वातिक 4 असाध्य कैसे याद करेंगे? 2 हथ है, एक निमेष है, एक गंभीर। ये उन लोगों के लिए जो श्लोक नहीं याद कर सकते। बाकी इसका श्लोक आएगा, उसमें एक टुकड़ा बताऊंगा, और उस श्लोक में और कुछ नहीं लिखा है, 4 ही लिखे हैं। ठीक, अब वातिक 10 थे, 5 साध्य, 1 याप, 4 असाध्य। वातिक 5 साध्य की अभी तक अपने बात नहीं करी। 5 साध्य के नाम देख, एक लिखा है वातज अभिशंत, एक लिखा है वातज अधिमंत, एक लिखा है शुष्क अक्षिपाक,
एक लिखा अन्न तो वात, एक लिखा वात पर। 5 में से 4 में तो वात शब्द ही आ रहा है। 5 में से 4 में तो वात शब्द आ रहा है ना, वातिक अभिषेक वातिक अधिमंत अन्न तो वात और वात पर, और एक में शुष्क आ रहा है, और इनमें से किसी में भी हत शब्द नहीं आ रहा। इसलिए वातिक साध्य 5 है, याद करने इजी, और इजी कर देते हैं। वातज पित्तज कफज के संदर्भ में अभिषंद और अधिमंत के दो भेद साध्य में चलेंगे। मतलब वातिक अभिषंद और वातिक अधिमंत, पैतिक अभिषंद पैतिक अधिमंत, कफज अभिषंद कफज अधिमंत, ऐसे रक्तज में भी। समझ रहे बात को? तो 5 में से 2 तो हो गए उस दोष के अभिषंद और अधिमंत, एक हो गया शुष्क अक्षिपात, और दो हो गए वात वाले, अन्य तो वात और वात पर। अब सुनो, यहाँ पे मैं ओनली लिखा है वातिक कांच। कांच किसको कहते हैं? तिमिर। तो वातिक कांच साथ, ठीक। जो आपने दोषानुसार 10 चीजें पढ़ी थी वातज की, आपको न केवल वो 10 वातिक रोगों के नाम याद है, बल्कि उनकी साध्यता असाध्यता भी याद है। कि वातिक 10 रोग थे, 5 साध्य थे, 1 याप्य था, 4 असाध्य थे। और 5 साध्य कौन कौन से हुए? 2 तो अभिषंद अधिमंत वातज वातज, 1 शुष्क अक्षिपाक, 1 अन्य तो वात, और 1 वात वात पर। और असाध्य में 4, 2 तो हत वाले, 1 तो हताधिमंत और 1 वात हत वर्तम, 1 निमेश 1 गंभीर। ठीक है। अब आओ पैतिक। पैतिक कितने थे? 10, लेकिन फॉर्मूले में चेंज है, 6 + 2 + 2। अब मैंने कहा था कि याप पे तो ओनली कांच या तिमिर ही होते हैं, इसका मतलब तिमिर 2 होंगे पैतिक वाले। क्या है? परिअम्लाई कांच और नील कांच, ये दोनों ही पैतिक तिमिर है, और ये दोनों ही क्या होते हैं? याप। अब इधर आ जाओ, असाध्य। संधिगत रोगों में अपन 4 प्रकार के स्राव पढ़ेंगे, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। स्राव के 4 भेद होते हैं नेत्र स्राव के, इसको नेत्र नाड़ी भी कहते हैं। चारों ही स्राव असाध्य होते हैं। तो जैसे याप्य के अंदर ये तय हो गया कि 1 तो तिमिर होना ही होना, जैसे साध्य में तय हो गया कि 2 तो फिक्स है, वातज अधिमंत और वातज अभिषंत, वैसे ही चूंकि स्राव का वातिक भेद नहीं होता, इसलिए वातज वाले मैंने आपको नहीं बोला है, लेकिन पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज भेद तो होते हैं उसके। तो असाध्य में 1 तो फिक्स हो गया, कौन? कि स्राव होगा, इसलिए पैतिक स्राव लिखा है, और 1 लिखा है हस्सुजाड। ठीक। आगे बढ़ते हैं कफज में। कफज का फॉर्मूला इजी है, आपने आज तक सुना है 1 और 1 11, अपन पढ़ेंगे 11 बराबर 1 + 1। ठीक। और इसमें कुछ याद करना ही नहीं है। यहाँ पे 1 होगा कौन? कांच। असाध्य 1 होगा कफज स्राव, बाकी सारे के सारे कफज क्या होंगे? सत्य। ठीक। अभी पढ़ाऊंगा लेकिन सुनते जाना। नेक्स्ट, अब ये जो पित्तज और कफज साध्य रोग है 6 और 11, इनके नाम पढ़ने तो जरूरी है ना। तो आपको पता है 2 तो वो है ही, अभिषंद और अधिमंत। तो जैसे मैं पैतिक रोगों के फॉर्मूले की बात करूं तो 6 + 2 + 2। तो आपने कहा कि 2 यहाँ पे परिअम्लाई और नीलकांच, और 2 असाध्य, 1 पैतिक स्राव, 1 हस्सुजाड। तो 6 मेरे को पैतिक साध्य भी तो याद होने चाहिए। 6 में से 2 ऑलरेडी याद है, पैतिक अभिषंद पैतिक अधिमंत। अब सुनो, पित्त विदग्ध दृष्टि, ओके, अम्ल्या दूषित, अम्ल आ गया, पित्त है। धूमदर्शी, धुआं आ गया, पित्त है। और शुक्ति का, शुक्त पित्त प्रकोपक होता है, शुक्त एक कल्पना होती। ठीक। हालांकि इसका मतलब वो नहीं है, पर अपने को वही मानना। ठीक है। तो पैतिक 6 याद करने दीजिए, पैतिक अभिषंद पैतिक अधिमंत, अम्ल और शुक्त, मतलब अम्ल्या दूषित और शुक्ति का, और क्या? धूमदर्शी और पित्त विदग्ध दृष्टि। नाउ कफ। कफज 11 में भी 2 तो इजी है, कफज अभिषंद कफज अधिमंत। 1 कफ विदग्ध दृष्टि, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
एक उपना लिखा है ना, इसका पूरा नाम होता है श्लेष्म उपना, तो वैसे ही कफज उपना है इसका नाम। एक लिखा है कृमि ग्रंथि, कृमि कहाँ होंगे, जहां कफ प्रकोपित होगा। फिर लिखा है क्लिन्न वर्तन, जहां क्लिन्नता, जहां कृमि वहां कफ होगा ही। फिर लगन पोत की पे मार्क करो जरूर से। ट्रिक हो गई कपोल, कफज बराबर पोत की लगन। क्योंकि आपको क्या होगा वहां पे कि यार दो वो याद तो करने थे, पर वो किस में थे, रक्तज में थे कि सनिपातज में थे, कफज में। तो कपोल का मतलब गाल होता है, कैसे कप, या तो दो ही रखने हैं ना, कैसे कप, पोल से हो गया पोत की और लगन। अब सुनो, एक लिखा है शुक्लार्म, शुक्ल कफ ही होगा। एक लिखा है पिष्टक, पिष्टि कफ। एक लिखा है बलास गतित, बलास कफ का पर्याय, जैसे श्लेष्म। अब कफज रोगों को फिर से सोचते हैं। कफज टोटल 13, 11 + 1 + 1। याप्य असाध्य में कोई डाउट नहीं, असाध्य श्राव ही होगा, याप्य कांच ही होगा। साध्य 11 याद करने, कफज अभिशन, कफज अधिमन 2, कफ विदक दृष्टि 3, श्लेष्म उपना 4। ठीक, फिर उसके बाद में कृमि ग्रंथि और क्लिन वर्त 6, लगन पोत की 8, शुक्ल पिष्टि बलास 11, शुक्लार्म पिष्टक और बलास। नेक्स्ट रक्तज, सुनिएगा। अभी रक्तज में जो आइए लिखा हुआ है ना, संधिगत, वर्तमगत, शुक्लगत, इनको आप इग्नोर करो। और मैं काट रहा हूं, आप लोग काटना मत, क्योंकि फिर आप हटा नहीं पाओगे। अभी आप सिर्फ इतने को ही पढ़ो, आप इसके ऊपर बुक रख दो कोई दूसरी। देखो रक्तज में आपको रोगों के नाम देखेंगे वो बाद में, पहले फॉर्मूला देखो, 11 + 1 + 4। तो कफज के जैसा ही हुआ, जितने बड़े वो सब असाध्य नहीं बढ़े। इसके 13, उसके 16, इसके जो बचे हुए हैं रक्तज के ज्यादा, वो सारे असाध्य, 3 एक्स्ट्रा। इसका फॉर्मूला है 11 + 1 + 4। अब याप्य समझ में आता है, एक ही है रक्तज कांच। असाध्य 4 है, एक तो स्राव होगा पक्का, लाइन देखो, रक्त स्रावो, अजका जात, शोणितार्शो, व्रणान्वितम शुक्रम न साध। अब ये श्लोक है और मैं बोलूंगा ये श्लोक याद कर लेना तो मौत आ जाएगी, तो ऐसा लिख देता हूं, जिनको श्लोक नहीं याद होते वैसे। रक्तस्राव, अजका जात, शोणितार्स और सव्रणशूक। अब सुन लो ये क्या क्या है ताकि समझ में आए। श्राव में कोई डाउट नहीं है, सारे श्राव साध्य होते हैं। अजका जात में सिलियरी मसल्स का प्रोलैप्स होता है और लेंस को फाड़ के बाहर आ जाती है, तो यह साध्य हो गया, ब्लीडिंग होने लगती है अंदर से। मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि आईबॉल को ट्रियर करके और अंदर से सिलियरी मसल्स बाहर आ जाए। नेक्स्ट है शोणितास, ये आई लीड का कैंसर है, कार्सिनोमा ऑफ आई लीड। नेक्स्ट है सव्रणशूक, परफोरेटेड कॉर्निया। शूक शब्द जो है वो आंख के संदर्भ में 2 जगह आता है, एक होता है एवर्णशूक, एक होता है सव्रणशूक। एवर्णशूक एव्रण मतलब वुंड नहीं है, और सूक का मतलब है ओपेसिटी। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, नर्व सप्लाई होती है। और कॉर्नियल लेयर जो होती है वो कांच की तरह होती है। अब कांच पे स्क्रैच आ जाए तो धुंधला दिखेगा उसमें से। वैसे ही मान लीजिए कि जो आपका आई का ब्लैक वाला एरिया है उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट कांच जैसी झिल्ली लगी हुई, वो अंदर से नेक्रोसिस हो जाए, उसमें वहां कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो किसी एसिड या लिक्विड या किसी सॉलिड चीज के ट्रॉमा से उसमें आर पार छेद तो नहीं होए पर वो खराब हो जाए,
तो अब लाइट प्रॉपर अंदर जाना बंद। इसको बोलते हैं अव्रण शूट, मतलब परफोरेशन नहीं हुआ लेकिन खेल खराब कर दिया कोर्निया। एक होता है सेवन शूट, आर पार सुई निकल गई एक्सीडेंट, आग में कुछ घुस गया, मतलब कुछ भी अंदर चला गया, घुस गया, जिसने कोर्निया को फोड़ दी। इसको बोलते हैं कॉर्नियल परफोरेशन। तो कॉर्नियल परफोरेशन इज कॉल्ड सेवन शूट एंड कॉर्नियल ओपेसिटी इज कॉल्ड एवन शूट। सुश्रुत कहता है कि कॉर्नियल परफोरेशन इज नॉन क्यूरेबल, असाध्य। बात समझ आ रही? अब ये 4 रक्तज है, इसमें से अजगा जात में इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो लेंस है उसमें टीयर होगा, जहां प्यूपिल है उसी जगह से, और सिलरी मसल्स बाहर आएगी। तो बाहर आने पे कैसी दिखती है? बकरी की मींगड़ी जैसी, मतलब बकरी की जो मल है वैसे, इसलिए उसको अजगा जात कह दिया। और दूसरा है शोणितांश, ये मैंने कह दिया आईलिड कैंसर है। 7 शूट क्या है? कॉर्नियल परफोरेशन। तो रक्त 4 असाध्य, एक रक्त स्राव या शोणित स्राव, एक शोणितार्श, ठीक, एक 7 शूट और एक अजगा जात। ध्यान से देखो तो 2 के नाम में रक्त आता है और 2 के अंदर रक्त निकलती। अजगा जात और 7 शूट में तो आंख में छेद होगा तो ब्लड आएगा बाहर, और 2 के नाम में रक्त पड़ा है, रक्त स्राव और शोणितार्श। अब याप्य की बात करें तो ओनली क्या? रक्तज का। अब आते हैं रक्त साध्य। देखो रक्त साध्य टोटल कितने हैं? एक बात आप ध्यान रखिएगा, 76 नेत्र रोग है, जिसमें से 4 नेत्र रोग के नाम में शिरा शब्द आता है। क्या शब्द आता है? शिरा। कितने शिरा नाम वाले रोग हैं? 4 रोग। 4 में से खाली एक शिरा पीड़िका सनिपातज होती है, बाकी रक्तज रोगों में सभी शिराएं साध्य रक्तज रोग होती। खोपड़ी में जा रहा है ना? मैं मार्क कर रहा हूं, देखना। शिरा जाल 1, शिरो उत्पात 2, शिरा हस्त। तो रक्तज साध्य में 3 तो शिराएं पड़ी, ठीक। एक एवन शूट पड़ा क्योंकि 7 शू का साध्य में। 2 वो अपने पहले के जो चल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, रक्तज अभिषंद और रक्तज अधिमंत। एक शोणितार में, और ध्यान देने वाली बात है कि शोणितार में साध्य रक्तज जबकि शोणितार्श, और बहुत ध्यान सुनिए, अर्म एक डिजीज होती है नेत्र रोगों में जिसको टेरेजियम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो व्हाइट वाला एरिया है जो एनवायरमेंट के और हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, उस पर स्पेशली जो ज्यादा बाइक चलाते हैं, जहां पर नेचुरली बहुत तेज हवाएं चलती, वहां के लोगों में ऐसा मिलेगा कि हवा जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स बार बार वहां पे जाके टच होते हैं आंखों में। आपने देखा होगा जिस दिन बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो बाइक जब चल रही है तो मान लीजिए हवा चल रही है 60 की स्पीड से, बाइक चल रही है 100 की स्पीड से, दोनों की टक्कर हो रही है 160 की स्पीड से। तो 160 की स्पीड से एयर कहां टकरा रही है? आई बॉल, अगर गॉगल्स या स्पेक्स नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि कंटिन्यूस रेगुलर ट्रॉमा जहां भी होता है तो बॉडी वहां पर पहले हाइपरट्रॉफी होती है, अपने आप को सॉलिड करना शुरू करती है। जैसे आप लोग जिम जाते हैं तो जब जिम जाना चालू करते हैं तो उसके 15 दिन बाद में ये वाला जो एरिया है ना, ये सॉलिड हो जाएगा। आप मतलब यहाँ की जो स्किन है वो हार्ड हो जाएगी। कारण क्या है? रोड को पकड़ने में ये काम आता है।
तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से टिश्यू पे लगता है? इस वाले। तो जहां पर भी बॉडी पे प्रेशर आएगा या कंटिन्यूस जहां पर इरिटेशन होगी, उस जगह पर बॉडी क्या करेगी? उस एरिया को हार्ड कर लेगी और वहां वाला जो एरिया है वहां का टिश्यू बढ़ जाएगा ताकि ट्रॉमा कम किया जा सके। अब आपकी आंखों को क्या पता व्हाइट वाले पार्ट को कि अगर वो बढ़ गया तो लेंस को कवर कर लेगा। अब इस व्हाइट वाले पार्ट पे कंटिन्यूस हवा लगती है, यहां का टिश्यू हाइपरट्रॉफी स्टार्ट करता है और धीरे धीरे इस व्हाइट वाले पार्ट से वो हाइपरट्रॉफी किधर आने लगती है? ब्लैक वाले एरिया। ब्लैक वाले में आते ही दिखाई देने में रुकावट पैदा करेगा। अब तो बहुत इजी हो गया, 1 घंटे की माइनर सर्जरी है आई की। पेशेंट को 2 दिन दवाई देते हैं पहले एंटीबायोटिक्स, तीसरे दिन बुलाते हैं, 1 घंटे में रवाना कर देते हैं वापस घर, और 3 दिन बाद में पट्टी खोलने बुलवा देते हैं, वापस 3 दिन बाद में पट्टी खोलने, 7 दिन में नॉर्मल। प्रेजेंट टाइम में लगभग 70% लोगों में टेरेजियम की प्रॉब्लम है, लेकिन वो अभी उनके विजन को जो डिस्टर्ब कर रही है जिन लोगों को, वो कम है, 5-7%। और वो धीरे धीरे जो भी लपेटे में आता है वो हॉस्पिटल जाता है, कटवा के आ जाता है। तो अर्म या टेरेजियम असाध्य थोड़ी हो सकती। अर्म या टेरेजियम असाध्य लग रहा है क्या आपको? 15 मिनट 20 मिनट की सर्जरी, 1 घंटे में प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव सारा हो गया। इसलिए शोणितार्म दिखे तो अर्म है, ये रक्तज अर्म है एक्चुअली, इसको श्लोक में शोणितार्म कहा गया। तो रक्तज अर्म तो असाध्य नहीं हो सकता ना, रक्तज अर्श असाध्य होता है। और ये रक्तज अर्श वो वाला अर्श नहीं है, ये आईलीड की बीमारी। आईलीड मतलब ये जो लीड वाला एरिया है, यहां कार्सिनोमस ग्रोथ होके लटक जाए बाहर, तो वो असाध्य। और जितना काटेंगे फिर बढ़ जाएगा, काटेंगे फिर बढ़ जाएगा। चलिए, अब आप लोगों ने क्या क्या याद किया? शिराए तिल, शोणितार्म याद किया। एक अर्जुन, सनी देओल है ना, उसकी राइट वाली आंख में एक रेड स्पॉट। अब इसके लिए ये नहीं कि सनी देओल को देखने बैठ जाओ, है मान ली, है ना। तो व्हाइट वाले एरिया में आई का जो स्क्लेरा वाला पार्ट है, वहां पर एक रेड कलर का डॉट होता है कुछ कुछ लोगों में, इसको अर्जुन कहते हैं। और रेड है तो अर्जुन रक्तजी होगा। और जब इतना बड़ा टेरेजियम हटा रहे तो अर्जुन को हटाना कौन सी बड़ी बात? तो ये भी अर्जुन भी क्या है? 7। अब टोटल 11 थे, जिसमें से मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर से, कौन कौन से अपने उस क्राइटेरिया में आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बच गए 3। अंजना नमिका, क्लिस्टवर्थ, परवण। क्लिस्ट जो है, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको याद कराऊंगा। क्लिस्ट में आपको किल से याद करना। किसी को मारते हैं तो रक्त निकलता है, क्योंकि वहां पे लक्षण आएगा, अक्षमाद भवेत रक्त, है ना। तो किल वाले में भी क्या है? रक्त, रक्त से। अब बच गए 2, अंजना नमिका और परवणी। ये आपको याद करना। परवणिका रक्त का अंजन करती है, ऐसे लिखो, परवणिका रक्त का अंजन करती है। कैसे क्लिस भी आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। परवणिका रक्त का अंजन करती है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि रक्तज है। जैसे कपोल वाला है ना, इससे पक्का हो गया कि पोत की लगन है ना, उसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कपोल याद आ जाएगा। मैं कभी बताता नहीं ऐसी चीजें, आज इसलिए बता रहा हूँ। पिछली बार 1-2 ने गड़बड़ कर दी थी कि सर मुझे याद था पूरे साल बहुत अच्छे से, लेकिन पता नहीं उस दिन मेरे को ऐसा कैसे लगा कि पोत की और लगन रक्तज होती, पता नहीं पीली भांग उसने।
और कैसे लग सकता है? पोत की और लगन अब तो नहीं गड़बड़ होना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ होने का कारण ये कि इधर भी दो ही याद करने, ऊपर भी दो ही है, और खोपड़ी का क्या भरोसा। अभी जब अपन हंस रहे चीजों को लेके पागल था क्या, ऐसे कैसे सोचा। वही एग्जाम सेंटर से बाहर आके खुद बोलता है कि मैं पागल हूं क्या, इसका आंसर ये कैसे कर सकता हूं, ये तो मैंने टेस्ट में भी सही करा था। इसलिए कम से कम तुम्हें याद रहे कि पोत की लगन का कुछ तो बताया था, और उन्होंने कहा था मैं कभी नहीं बताता, पर कभी कभी कोई मूर्ख ऐसी मूर्खता कर लेता, तो मैं वो मूर्ख आज इस एग्जाम में नहीं बनूं। समझ रहे हो? कपोत कपोल वाली जो ट्रिक है, उससे कफज बराबर पोत की लगन याद रह गया ना, तो वैसे ही अंजना परिवनिका सब रक्त में रह जाए। ठीक, चलिए अब आप कहोगे कि ये क्या काटा है आपने। ये जब मैं आपको अधिष्ठान पढ़ाऊंगा ना, तो इन दो सारणी में तीसरी सारणी मिक्स होगी, वो तब की बात। चलिए अब आते हैं सनिपातज। क्या है ये सनिपातज? इन्हीं को सर्वज कहते हैं। देखो, जिन नेत्र रोगों में चारों दोष या तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं उनको सनिपातज कहते हैं। टोटल सनिपातज या सर्वज रोग कितने हैं? 25। 19 साध्य, 2 या 4 असाध्य। अब ये जो 2 और 4 अनिश्चय से एक एक तुमको पता है। याप्य में एक पक्ष को, सॉरी, ये आपका 5 सनिपातज, और एक जो बच गया था वो भी सनिपातज है। कौन? पक्षम को। तो याप्य 2 तो पहले ही याद हो गए सनिपातज की, सनिपातज काच और पक्षम को। एक आपको याद होना चाहिए श्राव। जो सनिपातज श्राव होता है उसको क्या बोलते हैं? पुय श्राव। ये चारों प्रकार के श्राव में सन्निपात वाला जो श्राव है उसे पुय श्राव। अब आते हैं बाकी की कहानी। बाकी की कहानी इतनी सी है बस कि आप सनिपातज असाध्य 4 याद करेंगे तो एक तो पुय श्राव, एक नकुलांध्य, एक अक्षिपाकत्य, एक अल्ज। अगर आप ये 3 याद कर लें तो मेरी गारंटी कि बाकी कुछ भी याद नहीं कर। 3 के याद करने से 19 भी याद हो जाएंगे। ऐसी कोई ट्रिक बन सकती है? अपन बना सकते हैं। सिर्फ 3 याद करो, और जिंदगी में कभी ये 19 है ना, ये गलत नहीं करो। तो जिस दिन 3 याद हो जाएंगे उन दिन 19 का भी तरीका बता दूंगा। फिलहाल ये है, नहीं 3 याद हो सकते हैं ना। पुय श्राव इजी है भाई, श्लोक भी आएगा, पुय श्राव नकुलांध्य अक्षिपाकाच्य अल्जी। तो पुय श्राव सनिपातक श्राव, नकुलांध्य अक्षिपाकात्य अल्जी। अब मैं इसमें भी तुम्हें चाहो तो अभी थोड़ा समझा सकता हूं। देखो, नकुलांध्य इस तरह से याद कर सकते हो, अंधा ही हो गया तो ठीक हो ही नहीं सकता। दूसरा अक्षिपाकत्य, जैसे मैंने आप बोला ना सेवनशु और एवनशु, तो एवनशु का मतलब था कि परफोरेशन नहीं हुआ, खाली ओपेसिटी बनी, स्क्रैचिंग हुई। सेवनशु का मतलब था परफोरेट हो गया। अक्षिपाकत्य का मतलब है कि पूरे कॉर्नियल एरिया जो है ना वो सेप्टिक होके पस पड़ गई, सड़ गया। तो भी असाध्य। तुम क्या कर लोगे? ठीक करोगे तो भी वो वैसा ट्रांसपेरेंट ठीक तो नहीं हो सकता ना। तो अक्षिपाकत्य होके, नकुलांध्य होके, पुय श्राव होके। अब बच गया अल्जी। अल्जी सनिपातज असाध्य। क्लियर है बात? अब तुम्हें याद हो गए चारों। तुम्हें 19 की ट्रिक बताऊं फिर। पुय श्राव, नकुलांध्य, अक्षिपाकत्य, अल्जी, ये चारों क्या है? सनिपातज असाध्य। सनिपातज यहाँ पे 2 थे, सनिपातज कांच और पक्षम। इसके अलावा कोई भी रोग दिखे वो सभी क्या होंगे? सनिपातज साध्य। क्योंकि बाकी सबका सब कुछ तुम्हें याद है, साध्य, याप्य, असाध्य। और सनिपातज का भी तुम्हें याप्य और असाध्य याद है। तो किसी को छोड़ो तो ऐसा छोड़ो। समझ रहे हो? मतलब जो हमारा नहीं है वो सनिपातज साध्य ही होगा। अब इसमें कौन मर जाएंगे? जो बेचारे फाइनल ईयर वाले बच्चे। बेटा ये दुख इन सब ने भी झेला है, हमने भी झेला है, तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। कैसे? ये 19 नाम याद करने पड़ेंगे।
क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये तो जो पीजी के लिए पढ़ रहे हैं ना, इनको 4 में से 1 देखना। तुम्हें वो क्या पूछेगा, किन्हीं 5 सन्निपात साध्य रोगों के लक्षण व चिकित्सा का विस्तार से वर्णन कीजिए, 10 नंबर। अब ऐसे केस में देखो, ऐसी हो सकती है ना किस्मत, और 19 रोग है 76 में से जो सन्निपात साध्य, तो कम से कम मानो 2-2 नंबर मिलेंगे आपको। कई नाम, तो कई नाम 5-5। इसका पेपर कैसा आता है, 5 नंबर में भी 2-2 ऐसे दे देते हैं डिजीज उठा के। या आर्म की चिकित्सा पूछ ली, या क्या पूछेगा, पक्षमकोप की चिकित्सा पूछ ली, है ना, लिंगनाश की चिकित्सा पूछ ली, कांच के भेद लिखो, लक्षण लिखो, ऐसे पूछ ली, पटलगत तिमिर के लक्षण पूछ लिए। ऐसे तो क्वेश्चन आए थे तुम्हारे, अब बूढ़े हो गए, तुम्हें याद नहीं होगा, फाइनल ईयर में जब तुमने एग्जाम दिए थे, जब ऐसे ही प्रश्न आते थे, है ना, शालक के तंत्र की परिभाषा लिखिए, ऐसा आता था। तो क्या लिखते थे, क्या थी शालक के तंत्र की परिभाषा? ये कौन बोला, तत्र लूता नाम अधिष्ठान। फाइनल वालों के लिए मॉडल पेपर बना रखे मैंने, शालक के वाले को मैं डाल दूंगा, वो जरूर देख लेना। पर तुम लोगों को यार याद करने पड़ेंगे, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इससे एक बात प्रूव होती है कि फाइनल करना मुश्किल है, पीजी करना बच्चों का खेल। ठीक, अब सुनो गौर से, ये सब हंस रहे हैं, मैं तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन थोड़ी दे सकता हूं, है ना। अब सुनो गौर से, मैं एक प्लान पेपर लेता हूं, उस पे अपन ने अभी तक जो पढ़ा है खाली उसको अपन रिवाइज करेंगे, और ये आज ऐसे करेंगे, रोज ऐसे नहीं करूंगा, नहीं तो सिलेबस नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि याद करने वाला मैटर है, और अगर ये याद नहीं हो तो फिर आगे मजा नहीं आएगा। तो जो बेसिक चीज है ना, वो आप लोग मुझे बताना। जैसे वातज कितने थे, 10, ऑनलाइन वाला आंसर करना। पैतिक कितने थे, 10। कफज कितने थे, 13। रक्तज कितने थे, 16। और सन्निपातज या सर्वज कितने थे, 25। अब और शॉर्ट कर देते, कैसे, इसका फॉर्मूला बताओ। देखिए 5 + 1 + 4, इसका क्या था, 6 + 2 + 2, इसका क्या था, है 11। अच्छा, 11 + 1 + 1, इसका क्या था, 4, इसका क्या था। ठीक है, अब और कुछ मत बताना मुझे, खाली असाध्य असाध्य बता दो। वातिक 4 असाध्य बताओ। देखो ऐसे याद करो जैसे पढ़ाया था, 2 तो हथ थे, तो 1 तो हो गया हतादिमंत, और 1 हो गया वात हत वर्तम, और 1 हो गया निमेश, और 1 हो गया गंभीरी का। ये ठीक है, चलो भाई। अब पैतिक, सुनो इधर देखो, कफज, रक्तज और सन्निपातज, तो एक एक तो मैं सब में स्राव लिख देता हूं। 4 स्राव होते हैं, तो पैतिक स्राव प्लस कफज स्राव प्लस रक्त स्राव प्लस, और इसको क्या बोले थे, पुय स्राव। अब तुमको एक ही बताना, असाध्य पित्तज का एक तो लिख दिया मैंने, कौन सा, हस्सुजाट। क्लियर है, चलो। कफज में तो कोई है ही नहीं, कुछ 0 है। और इधर रक्तज में 4 थे, जिसमें से 2 में रक्त निकलता था, 2 में रक्त शब्द आता था। तो 2 में रक्त शब्द आता, उसमें से एक तो रक्त स्राव और एक रक्त अर्श, शोणितार्श। 2 में निकल रहा था रक्त, वो कौन कौन से थे, एक तो सवर्ण शुक और एक अजकर। चलो अब आते हैं लास्ट, 4 में से 1 लिख दिया, 3 बताओ। सन्निपातज में 1 2 अक्षी पाकत, 7 शुक के बाद में और क्या हो सकता है, और नकुलंद, और क्या था, अलज। चलो एक चीज और बता दो बस, फिर खत्म हो जाएगा। ये जो याप्य है,
इनको एक एक अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है। टोटल यहाँ पे कितने थे? 7। सात में से वातज एक, फिर पित्तज, पित्तज में 2 थे, नीलकांच और परियमलाई, यही था। फिर कफज था, फिर रक्तज था, फिर सनिपातज था, ये तो था। अब सनिपातज जो यहाँ पे थे ना, वो 2 थे, एक तो सनिपातज कांच और एक पक्षमतु, ठीक है। अब अपन टोटल करते हैं, देखो इनकी। वातिक कांच 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो 76 नेत्र रोगों में से 7 याप्य नेत्र रोग ये है, जिनके बारे में आपको यह भी पता है कि ये कौन से दोष से युक्त, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, 76 नेत्र रोगों में से जो असाध्य 17 है वो आपको पता है, और आपको यह भी पता है कि किस दोष के कितने कितने और कौन कौन से। क्लियर है? अब सुनो जरा, ये जो बच्चे हैं जिनका कलर कोई और रखते हैं, ये जो बच गए हैं, ये वाले, ये वो 52 साध्य है। 52 साध्य। इन 52 साध्य के 2 डिवाइडेशन है। 40 में तो सर्जरी होगी, इसलिए शस्त्र साध्य, और 12 अशस्त्र साध्य। फिर इस सारे रायते के बाद में 2 और बचते हैं, 2 बाह्य, जिनको अपन आगंतुक भी कहते हैं। सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंग। अब तुम कहोगे कि साहब ये तो मिल जाने के बाद 78 होने चाहिए, जोड़ो इनको। सबसे पहले कितने बोले थे? 52 साध्य, 7 क्या थे? या पे 17 क्या है? जोड़ो, कितने हो गए? 76। ये काउंटिंग में है ही नहीं। वही बता रहा, ये जो है ना, ये काउंटिंग में नहीं है। अब ये काउंटिंग में कैसे नहीं है बता देता हूं। ये उन असाध्य के साथ आ जाते, जो असाध्य 17 है उनको आप काउंट करो। देखिए, ये आपका फॉर्मूला, 1 चौक 2 चौके 8, 12, 13, 14, 15 और 2 बाह्य जुड़ने से टोटल असाध्य कितने हो गए? 17। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली 76। और अगर 76 का फॉर्मूला निकालें साध्य असाध्य से, तो क्या निकलेगा? 52 + 7 + 17। समझ गए? फिर इनके बाद पित्त कब सनिपात रक्त करते रहने। मैंने हर एंगल से समझा दिया, जितने एंगल हो सकते, ठीक, घूम फिर के वही कहानी। अब आते हैं आई की एनाटॉमी पर, क्योंकि आई की एनाटॉमी समझ में आएगी तो आगे की बात समझ में। सीधा आ जाओ, जहां एक फोटो बनी हुई बहुत सुंदर सी, ऑनलाइन वालों कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं कह रहे, सब ठीक हो? हाँ सुनो जरा, आप सुनो बात। देखो, जब अपन अधिष्ठान अनुसार रोग पढ़ेंगे तो जैसे अभी वैसे ही लिख रहा हूं मैं। संधिगत कितने पता? 9। फिर वर्तमगत 21। फिर शुक्लगत कितने? 11। फिर कृष्णगत 4। फिर दृष्टिगत 12। और हाँ, सर्वगत
और बाह्य 2। अब अगर आपको ये पिक्चर समझनी है अधिष्ठान की, तो आपको ये समझ में जरूर आया होना चाहिए कि संधि क्या है, वर्तम क्या है, शुक्लगत एरिया कौन सा है, कृष्णगत क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और अगर आपने बीएमएस फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि वहां पर अपने इंद्रियों के बारे में एनाटॉमी पढ़ा था, मॉडर्न एनाटॉमी, इंद्रियों, कर्ण, नेत्र, मतलब ज्ञान इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की तो पढ़ी थी। तो सेंसरी ऑर्गन के नाम से आता था ये, नासा, कर्ण, नेत्र। अब और कुछ नहीं चाह रहा मैं तुमसे, मैं ये पूछ नहीं रहा कि रेटिना की लेयर्स के नाम बताओ, ऐसा नहीं पूछ रहा। ना मैं ये पूछ रहा कि विजन की फिजियोलॉजी क्या है वो समझाओ मेरे को, वो भी नहीं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, इसकी रूट जहां है वो अलग है। फिर ये जो स्किन है, इसके नीचे जो गोला है उसको कुछ कहते हैं, उस गोले में जो सफेद भाग है उसका कोई नाम है, और उस गोले में जो काला भाग है उसका कोई नाम है, और उस काले भाग के सेंटर में कुछ है उसका नाम। बात समझ आई? चलो शुरू करें। देखें, ये जो मैं भी आपको बता रहा था, इनको आईब्रो बोलते हैं, लड़कियां सारी जानती होगी। ठीक, आईब्रो से जो नीचे आते हैं, तो जिस स्किन की रूट में आपके जो आई लेसेस, पहले तो ये सुनो, इनको आई लेसेस कहते हैं, है ना, और इनको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, पक्ष। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं उसे भी ध्यान देना, पक्ष। जो ये वाले बाल है जो आंख में गिर जाते हैं, है ना, और जो ऊपर है इनको बोलते हैं आईब्रो। तो आईब्रो, आई लेसेस, ठीक, इनको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, पक्ष, और आईब्रो को बोलते हैं भ्रू। ठीक, हिंदी में बोलते हैं भौहें। ठीक है, पक्ष को क्या बोलते हैं, आई लेसेस। अब सुनना ध्यान से, जहां पर आई लेसेस की रूट होती है वो मार्जिनल एरिया हार्ड होता है, मस्कुलर होता है। जैसे आप अगर फील करोगे कभी, अभी मत करना, आंख खोल लो, ये वाली स्किन बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये जो एरिया है ना यहां वाला, ये कंपेरेटिवली ज्यादा हार्ड है और सॉलिड। इसको बोलते हैं आईलिड। जिसमें मैं मार्क कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये जो स्किन दिख रही है थोड़ी सी, ये वर्त्म या क्या बोलते हैं, आईलिड्स। ठीक है, अब देखो वर्त्म, ओके, अभी तक जो पढ़े उसमें ये समझ में आ गया वर्त्म। इसका मतलब खाली इस ऊपर और नीचे वाली मार्जिन पे होने वाले नेत्र कितने, ये जो काला काला सा आपको एरिया दिख रहा है, इसके साइड में जो व्हाइटिश अपीयरेंस है, ये स्क्लेरा है, इसको श्वेत मंडल कहते हैं, शुक्ल मंडल कहते हैं। इस एरिया में होने वाले रोग कितने हैं, 11। नेक्स्ट, संधि की बात करते हैं। नेत्र में कुल कितनी संधि, कौन कौन सी, दो तो वर्तम की, और 4 कौन कौन सी, पक्ष, वर्तम, फिर वर्तम, शुक्ल, 2 तो करीनक और अपांग होगी। अब चलो संधि पे आ जाएंगे, बात कर लेंगे, अभी रुक जाओ। अब आते हैं कृष्णगत पे। जो आपको कॉर्नियल एरिया दिख रहा है ना, पूरा जो काला घेरा दिख रहा है बड़ा वाला, वो कॉर्निया है, और उसको बोलते हैं कृष्ण मंडल, जहां से मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक, इस कॉर्निया के सेंटर में एक ब्लैक डॉट है जिसको प्यूपिल या दृष्टि कहते हैं। ये दृष्टि, इसका मतलब इस मसूर जितनी सी आकृति का ये जो आपको ब्लैक में सेंटर में ब्लैक डॉट दिख रहा है, इसमें कितनी डिजीज होती है, और इस बाहर वाले कृष्ण में कितनी होती है, 4। ठीक, पूरी की पूरी कंजेक्टाइवल एरिया में होने वाली डिजीज सर्वगत रोग कहलाती है, और कंजेक्टाइवा की कवरिंग इस एरिया के अलावा बाकी सब पे ही होती। तो ये होते हैं सर्वगत 17। अब इस सारी पिक्चर को हटा के
और मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना। देखो ये बना रहे हैं अपन सुंदर सी आंख, तो ये तो कॉर्निया, ठीक, ये हो गया प्यूपिल, और ये एरिया मैं पूरा काला कर नहीं रहा हूं, खाली ऐसे ही बना रहा हूं। लेकिन ये वाला तो जो पूरा डार्क है वो क्या है, तो प्यूपिल कह दो, या अबे चल जा, अबे चल जा, दृष्टि कह दो, प्यूपिल कह दो या दृष्टि कह दो। और जो व्हाइट वाला एरिया है, अब मैं इसको लाइनिंग से कर रहा हूं जिससे आपको व्हाइट वाले एरिया की मार्जिन पता चल सके। ये वाली जो बाउंड्री है इसके अंदर का व्हाइट वाला एरिया, ये क्या कहलाता है, शुक्ल मंडल। क्लियर है। और कॉर्नियल एरिया जो मैंने डैश डैश कर रखा है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा ना, तो ये दृष्टि मंडल, ये कृष्ण मंडल, ये शुक्ल मंडल। ठीक है। अब जो मैंने आपको ये ब्लैक वाली ऊपर बनाई है लाइन, इसको मैं पिंक कर देता हूं क्योंकि आईलिड का कलर लगभग ऐसा ही होता है। ये आईलिड वाला एरिया क्या कहलाएगा, वर्त मंडल, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, आईलिड्स। ठीक है। और इनसे निकले हुए होते हैं आईलेसेस, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पक्ष्म मंडल। क्लियर है। अभी इस आंख को देख के ये नहीं पता चल रहा है कि राइट वाली है कि लेफ्ट वाली, क्योंकि इसका एंड वाला एरिया तय करता है कि कौन सी नेत्र है। अभी के लिए आप ऐसा समझे, जो मीडियली होता है एरिया वो कनिनक संधि होती है, और जो लेटरली होता है वो अपांग संधि। सुन, नेत्र में कुल संधि, नेत्र की संधियां कितनी, 6। इन 6 में से जो नाक के पास में होगी वो कनिनक, ऐसे याद करना, इनर कैंथस बोलते हैं जिसे। 6 में से एक तो हो गई कनिनक, एक ये वाली, मतलब जहां पे आगे से लीड मिलती है वो कनिनक है, जहां पीछे मिलती है वो अपांग। अब जहां जहां पर ये मंडल मिलेंगे वो हर एक क्या कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो इधर आओ, ये आई की सिमेट्री अपन ने देख ली। अबे कहां रह गया, और पीछे वाले पेज पे लास्ट में एक चीज लिखी हुई है, नेत्र में 5 मंडल, 6 संधि और 6 पटल होते, और नेत्र गोलक में 6 पटल नहीं होकर 4 ही पटल, क्योंकि 2 वर्तमान पटल बाहर के। क्लियर है। चलिए इसकी बात करते हैं अगले पेज। ये नेत्र के 5 मंडल हैं, कौन से, जो अभी अपन ने बनाए थे वही। सबसे बाहर की तरफ इधर देखो, ये पक्ष मंडल, इसकी रूट जाएगी वो वर्त मंडल, आईलिड्स। इसके आगे स्क्लेरा, श्वेत मंडल, इसके आगे कॉर्निया, कृष्ण मंडल, और इसके आगे प्यूपिल, दृष्टि मंडल। यही सुश्रुत का श्लोक है, मंडलानी च संधि च पटलानी च लोचने यथाक्रमं बीजान्यात पंच सट च सडेव। तो मंडल 5 होते हैं, संधि और पटल दोनों कितने होते हैं, 6। अब ये 5 मंडल जो है, इन्हीं से 6 संधियां बनेगी। कैसे, पक्षम वर्तमगत संधि। तो ये तो आईलिड और आईलिड वाला एरिया ही तो हुआ, मतलब रूट ऑफ आईलेसेस एंड आईलिड दोनों का जंक्शन क्या कहलाता है, पक्षम वर्तम संधि। मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हें, संधिगत रोग पढ़ेंगे ना, तो नेत्र में 6 संधियां होती है, 1 2। ठीक। अब
तीसरी कौन सी है? पक्ष, मतलब जो भी बाहर से अंदर की तरफ जाओगे ना, तो हर एक मंडल का जो जंक्शन होगा ना, वो संधि कहलाएगा। तो आईलेसेज और आईलीड, इनके बीच वाला हो गया एक संधि, पक्ष वर्तुमगत। फिर वर्तन से शुक्ल के बीच एक और, फिर कृष्ण और दृष्टि के बीच एक और, सॉरी, शुक्ल और कृष्ण के बीच एक और, फिर कृष्ण और दृष्टि के बीच एक और। अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें, इसमें कहांगे ये रही, तो एक तो ये मान लो कनिनक है, और ये एंड पार्ट हो गया इसका, तो ये अपांग है, ये दूसरी होगी। अब एक संधि किसके बीच बनेगी? तीसरे नंबर की, वो बनेगी यहां, कौन सी? पक्ष्म प्लस वर्त्म संधि। क्लियर है? फिर चौथी कौन सी बनेगी? वर्त्म और शुक्ल, जहां पे स्क्लेरा और आईलिड का जहां पर बॉर्डर एरिया, तो ये हो जाएगी वर्त्म शुक्ल संधि। बात समझ रहे हो ना? नेक्स्ट, अब अगर आगे चलेंगे तो शुक्ल किसके साथ? कॉर्निया के साथ बनाएगा, तो स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन, दैट मींस ये क्या कहलाएगा? शुक्ल कृष्ण संधि, ऐसी होगा। द नेक्स्ट वन इज द सिक्स्थ वन, जहां प्यूपिल और कॉर्निया का जंक्शन हो, कृष्ण दृष्टि संधि। आगे बात समझिए, जहां पर कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है, जिसे आप शुक्ल कृष्ण संधि कहते हैं, उसको लिम्बस बोलते हैं। उधर आओ श्लोक पे, जहां मैंने सारी दे रखी 6 प्रकार की संधियां। फर्स्ट वाली तो लिड मार्जिन ही हुई, पक्ष्म और आईलिड की। वर्त्म शुक्ल को फॉर्निक्स कहते हैं, मतलब आईलिड जहां पर स्क्लेरा से मिलती है उसको फॉर्निक्स कहते हैं। शुक्ल कृष्ण, जहां स्क्लेरा जंक्शन बनाती है कॉर्निया के साथ में, उस मार्जिनल एरिया को बोलते हैं लिम्बस। कृष्ण दृष्टिगत, ये प्यूपिलरी मार्जिन है कॉर्निया के अंदर की। फिर कनिनक आउटर कैंथस, उल्टा हो गया ये, है ना? कनिनक को क्या कर लेना? इनर कैंथस, और इसको कर लेना अपांग को आउटर, और ये इनर। ठीक, अब आते हैं पटल पे। अभी मैंने आप बात कहा था टोटल डिजिट है नेत्र गोलक के संदर्भ में 5 6 6। 5 मंडल आपने पढ़ लिए, पक्ष मंडल, वर्त मंडल, शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडल, दृष्टि मंडल। 6 संधि आपने पढ़ ली, कनिनक अपांग प्लस इन 5 के 4 जंक्शन। नाउ 6 पटल। देखो इन 6 में से 2 तो पटल बाहर ही होते, वर्तम पटल कहते हैं। एक ये, एक ये। 4 पटल अंदर होते हैं आई बोन, जिनका नाम ही है प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल और चतुर्थ पटल। क्लियर है? प्रथम पटल के लिए बोला जाता है कि ये तेजो जल आश्रितम नेत्र गोलक। अब आप कहोगे सर पटल क्या होता है? तो या तो इसने आई बोल का अनुप्रस्थ काटा होगा, सेक्शन काटा होगा ना इसका, तो उसने वहां पर जो मटेरियल था उसके अकॉर्डिंग प्लेन्स जो है, अलग अलग प्लेन्स इसको मिले सेक्शन काटने पर, उनके नाम दी। तो 4 तरह के डिफरेंट प्लान मिले आई बॉल में। ठीक, फर्स्ट में इसने क्या देखा? तेजो जल। सेकंड में इसने क्या देखा? पिशित आश्रित मास। ठीक, थर्ड में क्या लिखता है? तृतीय मेद आश्रित, एंड फोर्थ इज अस्थि आश्रित। तो 4 तो आई बॉल के अंदर वाले, और 2 क्या हो गए? वर्तम पटल। कुल कितने पटल हो गए? अब एग्जाम प्रश्न आता है, नेत्र के पटलों के नाम लिख देना। 2 तो ये वर्तम पटल, फिर लिख देना नेत्र गोलक के अंदर के 4 पटल में प्रथम पटल बराबर तेजो जलाश्रितम, द्वितीय बराबर पिशिताश्रितम, तृतीय बराबर मेदाश्रितम, चतुर्थ बराबर अस्थियाश्रितम। और तुम्हारे एग्जाम में आए
तो देख लेना तृतीय पटल किसके आश्रित है, प्रथम किसके आश्रित है। ठीक, चलिए अब वापस वहीं पे जहां पे ये पढ़ रहे थे, कुछ बात करनी थी यहां, इस सब को हटा के। अब बात होगी परिमाण की, मेजरमेंट। आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि नेत्र का कृष्ण मंडल नेत्र आयाम के तृतीय भाग के बराबर होता है। सुनना गौर से। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक आईबॉल 100 सीसी का है, तो उसमें से ब्लैक वाला पार्ट कितना है? नेत्र के आयाम का 1/3 होता है। कौन? क्लियर है? आगे सुनिए। दृष्टि कृष्ण मंडल के 7वें या 9वें भाग के बराबर। इधर देखो, ये पूरा नेत्र है, ये 100 है। इसमें से जो सफेद है और जो अदर है वो 77.77, सॉरी 66.66, और ये जो काला वाला है ये एरिया कितना है? ये 33.33। ये आपका कृष्ण मंडल है। कुल नेत्र कितना है? 1/3 ऑफ नेत्र का पूर्ण आयाम। इस कृष्ण मंडल का 1/7 कौन है? बात पल्ले पड़ी? पड़ गई ना? क्यों इसको 9वां भी बोल देते हैं? सूत्र स्थान में सुश्रुत ने एक जगह लिखा है, वो सेकंड आंसर है। पहला आंसर 7वां भाग ही है। तो कॉर्निया का प्यूपिल है लगभग 7वां भाग, 7वां नहीं हो तो 9। ठीक है, आगे सुनो एक नई बात। अक्षी गोलक के 4 पटलों का बाहुल्य दृष्टि का 1/5। अब सुनना, कितनी सही बात, तुम सोच नहीं रहे हो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग सकता। इसने क्या किया? अनुप्रस्थ काट का। ये कह रहा है कि उसके जो अंदर के 4 पटल है ना, उनकी मोटाई दृष्टि का भी 1/5 है। वो इतने फाइन और थिन है, और इस तरह से जैसे सब्जी पूड़ी होती है, पूड़ी कैसे होती है? एक पूड़ी के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इसने वैसे ही काटा जैसे वो थे। तो कह रहा है कि चारों पूड़ी को मिला दो जो पटल वाली है, मतलब स्लाइस चारों ही उसकी वो मिला दो, तो उनकी कुल मोटाई दृष्टि की 1/5 भी होगी। समझ गए बात को? तो अक्षी गोलक के 4 पटलों का बाहुल्य दृष्टि का। अब जैसे वो याद करा था साइड में, वैसे करते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। देखो जरा, खाली परिमाण की बात कर रहा हूं। अभी नेत्र गोलक का बाहुल्य कितना अपने को नहीं पता है। ठीक, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये पूरी अंडाकार आईबॉल है, इसका 66.66% जो है उसको छोड़ दें, तो जो 33.33 मतलब 1/3 भाग क्या है? कृष्ण मंडल। क्लियर है? अब मैं इस 1/3 भाग कृष्ण मंडल को यहां ले लेता हूं। इस कृष्ण मंडल में से ये जो दृष्टि है बीच वाली, ये 1/7 ऑफ कृष्ण मंडल। क्लियर है? और जो 4 पटल है, अब पटल तो नई चीज है, तो 4 पटल का बाहुल्य
इसका भी कितना 1/5 ऑफ दृष्टि। आगे बात समझ में। अब पढ़ना चालू करेंगे, खाली एक चीज पढ़ेंगे कि दृष्टि का इसका नेत्र गोलक का बाहुल्य। चलो, अभी मैंने आपसे पूछा था शालक के तंत्र की परिभाषा क्या है, तो लिखते हैं निरुक्ति। शलाकायाम यत कर्म क्रियते तत् शालक। शलाका से जिसमें काम किए जाते हैं वो शालक। शलाका प्रधान कर्मम शालक, दोनों निरुक्ति। परिभाषा, ये सुश्रुत सूत्र 1 में अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषाएं हैं, आप सबको याद करनी चाहिए। शालक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगना गतानाम स्वर्ण नयन वदन घ्राण संस्कृता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थ। ठीक। विदेहराज निम्मी को शालक्य तंत्र का अधिपति कहते हैं, किंतु वर्तमान में शालक्य का विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। शालक्य तंत्र को विदेह तंत्र या निम्मी तंत्र भी कहा जाता है। निम्मी के अतिरिक्त कराल, भद्रक, शौनक, चक्षुष, भोज, सत्यायिकी, कांकायन आदि भी शालक्य तंत्र के ही आचार्य थे। आयुर्वेद में जो शालक्य तंत्र है मॉडर्न का, वो ईएनटी प्लस ऑप्थेल्मो दोनों। मॉडर्न में ईएनटी ऑप्थेल्मो में अलग अलग पीजी होती है, दंत रोगों में अलग पीजी होती है। आयुर्वेद में भी बीएचयू में अलग होती है, बाकी सब जगहों पर तो अभी भी ईएनटी, या जामनगर में शायद अभी अलग होती है। नेत्र की रचनाओं की बात करें तो ये है आपका शारीर स्थान का सुश्रुत का चैप्टर, जहां पर अपन ने जो भी चीजें देखी या देखेंगे वो है। मतलब सिंपली 8 सिराएं होती है, नेत्र में 2 वर्तन संधि होती है, लेकिन नेत्र में कुल संधियां 6 होती है, 4 नेत्र गोलक की और 2 वर्तन की। पेशियां नेत्र में 2, धमनियां 2 होती है अश्रुवाही, मर्म 1 होता है अपांग। चरक विमान 8 में दोनों नेत्र के बीच का स्थान 4 अंगुल माना। ठीक। अब आते हैं नेत्र गोलक या नयन बुदबुद। बुदबुद का मतलब बुलबुला। लिखता है कि नेत्र गोलक का बाहुल्य 2 अंगुल स्वयं अंगुष्ठ उदर प्रमाण से, 1 और ये 2, तो लगभग नेत्र गोलक की मोटाई इतनी होगी, मोटाई बाहुल्य। ठीक। आयाम और विस्तार, मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी बोल रहा है, 2.5 अंगुल। तो अब ये तो शब्द आपको पकड़ने हैं, बाहुल्य का मतलब मोटाई है ना। बाहुल्य 2 अंगुल, आयाम और विस्तार 2.5 अंगुल। श्लोक में पढ़ता हूं। विद्याद 2 अंगुल बाहुल्यम स्व अंगुष्टोदर सम्मितम 2 अंगुल सर्वतः से अर्धम भिषग नयन बुदबुद। किधर से ही काट लो क्रॉस में 2.5 अंगुल मिलेगी लंबाई चौड़ाई। ठीक। आकृति सुवृत्तम गोस्तनाकारम सर्वभूत गुणोद्भव, बहुत शानदार लाइक। ये अंडे के समान राउंडेड होती है, बिल्कुल राउंडेड थोड़ी होती है आई बोल। तो लिखता है वृत्ताकार तो है लेकिन गोस्तनाकार, गाय का स्तन एक शेप में। सर्वभूत गुणोद्भव मार्क करना है, डायरी में लिखना है किसके लिए आया, नेत्र गोलक के लिए। सर्वभूत का मतलब पंचभूत गुणोद्भव, इसमें 5 ही महाभूत पाए जाते। इसकी पंच भौतिकता की बात करें तो पृथ्वी इसका मांसल भाग, ठीक। अग्नि इसका रक्त भाग, और वायु जो है उसका डोमिनेंस इसके कृष्ण भाग में, जल इसके शुक्ल भाग में है, और अश्रु एक्चुअल में यहां पर होना चाहिए ये अश्रु मार्ग। तो अश्रु मार्ग कर लेना, क्योंकि अश्रु तो फिर द्रव है ना, अश्रु मार्ग खोखले होते हैं। तो अश्रु नहीं, मैंने इस जो हिंदी लिख रखी है उसकी बात कर रहा हूं। अश्रु मार्ग कर लेना वहां, ठीक है। अरे यहां गधेड़ों, बाकी इसने तो सही लिखा है। तो मार्ग जरूरी है क्योंकि खोखली संरचनाओं में ही आकाश होता है। अब मांसल भाग क्या है, पृथ्वी, क्योंकि मांसल भाग भारी, और भारीपन पृथ्वी का गुण। दूसरा, इसका जो रेड वाला एरिया है, मतलब सर्कुलेटरी एरिया, वो क्या है, रक्त।
इसका काला वाला भाग किससे संबंधित है? वायु से। इसका जल वाला भाग शुक्ल से, और इसका आकाश वाला भाग शुक्ल। मिलान में आएगा एग्जाम में, और यूजी वालों का आएगा कि नेत्र गोलक की पंच भौतिकता सिद्ध कीजिए। अब वहां बैठा रहेगा, वात के निम्न गुण बताए गए हैं, पित्त के निम्न गुण बताए गए हैं, फिर नीचे लिखेगा चूंकि ये सभी गुण नेत्र में भी पाए जाते हैं अतः इससे सिद्ध होता है। अरे नहीं है ऐसा, जो है वो लिखना है। वात नेत्र की कृष्ण मंडल का, और अग्नि इसके रक्त का, रक्त वाला जो भाग है उसका, और अश्रु मार्ग आकाश का, मासल भाग पृथ्वी का, और जल बराबर शुक्ल। ठीक है, चलिए अब ये वही श्लोक है जो भी तुमको पढ़ा के आया। कृष्ण मंडल में क्या लिखा है? नेत्र आयाम त्रिभागम तु कृष्ण मंडलम उच्यते। नेत्र के आयाम का तीसरा भाग कृष्ण मंडल। फिर क्या लिखता है? दृष्टि कृष्णात सप्तम ऋक्षति दृष्टि, दृष्टि विशारद। कृष्ण मंडल का सातवां भाग क्या है? दृष्टि। और सुनो, और जो कंटिन्यू करा है वो यहां से क्या लिखा है? पंचम अंश समम दृष्टि तेषाम बाहुल्यम इष्यते। किसके लिए बोला? पटलों। दृष्टि का पांचवा भाग तो क्या है? चारों पटलों का बाहुल्य। अब यहां पर एक टुकड़ा आता है जो मैंने आपको 5 मंडल, संधि और पटल पढ़ाया, उनमें सबसे पहले 5 मंडल, उनका भी श्लोक देख लेते हैं। पक्षम मंडल, वर्त मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल, दृष्टि मंडल। इनके लिए एक श्लोक आता है, अनुपूर्वम तूते मध्य चत्वारो अंत्याम। आप इमेजिन करो ना, मंडल मतलब राउंड शेप, तो सबसे बाहर मैं ऐसे मान लेता हूं ये पक्षम वाला मंडल है, उसके अंदर ये आईलिड वाला मंडल है, फिर उसके बाद में ये श्वेत मंडल है, फिर उसके बीच में बाद में कृष्ण मंडल है, और सबसे लास्ट में क्या है? दृष्टि। ये कह रहे हैं कि क्रम से अनुपूर्वी क्रम में ये अंदर की तरफ स्थित होते हैं। कौन है ये? नेत्र मंडल। यही प्रश्न कि ऐसा कहा गया है, संधि पटल मंडल किसके लिए? मंडल। संधियां 6 हो गई थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं, वही है जो आपने पढ़ी है, और पटल 6 हो गए थे, इसमें भी कोई डाउट। चलिए अब मैं शुरू से ये जो पेज था उसमें से कुछ जो नहीं पढ़ाया, सेकंड पेज वो तुम भी मत पढ़ना, जब नंबर आएगा तब पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखता है। नेत्र गोलक के बंधन। कौन सी स्ट्रक्चर है जो आई बॉल को ऑर्बिट में फिक्स रखती है एक पर्टिकुलर मैनर में, और जब उसको मूवमेंट करवानी हो तो ऐच्छिक रूप से उसको मूव भी करवा देती। तो अभी तो तुम एनाटॉमी में पढ़ लेते हो कि मसल्स होती है, वो ऐसा करती है, वैसा करती है। आयुर्वेद क्या कहता था? सुश्रुत कहते थे सिरा, कंडरा, कालकास्थी और मीत। नेत्र गोलक के बंधन कितने या बंधक कितने? 4। सिरा कंडरा नाम च मेद से कालकस से च। मिला? बंधने अक्षणों सिराई। तो पूछ ले तो कर देना 4। और इसको कैसे याद करते हैं? सिक्किम से सिरा, कैसे कंडरा, कैसे कालकास्ती और मैं से मीत। ठीक। नेत्र रोगों की सामान्य संप्राप्ति। जामनगर 2008-9 का प्रश्न है कि नेत्र रोगों में दोष होते हैं सिरा अनुसार। ऑप्शन था सिरा, धमनी, स्रोत, स्नायु। ठीक। दूसरा, नेत्र रोगों को परम दारुण रोग कहा गया। जायन्ते नेत्र भागेशु रोगा परम दारुण। और नेत्र रोग वैसे बहुत पेन करते हैं, बहुत इरिटेशन होती है। चलिए नेत्र रोग में सामान्य लक्षण। देखो सामान्य लक्षणों की बात करें तो आंख के अंदर अगर कचरा गिर जाए, या जो मच्छर रोड पे चलते हैं अपन, ज्यादा मच्छर होते हैं तो मच्छर गिर जाए तो क्या होता है? इचिंग, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, धुंधला दिखना, आंसू ज्यादा आना, ये तो होता है। तो सामान्य लक्षण सब में यही होंगे। तत्र आविलम सर्रभम। आविल का मतलब धुंधला, सर्रभ मतलब रेडनेस, अश्रु कंडू उपदेवते, आंसू आना, इचिंग होना, और अंदर चुभेगा तो तीनों ही वेदना लिख दी। गुरु, तोद, राग आदि जुष्ट। गुरु कफ, तोद वात, राग पित्त। आगे क्या लिखता है? च अव्यक्त लक्षण। अब भाई कायदे से तो ये बात जो है ना, इसका मीनिंग ये है
कि जरूरी नहीं है कि नेत्र रोगों में कोई लक्षण आए, और ये बात सही भी है। आप अंध विद्यालय चले जाओ या पास में अंध विद्यालय, 50% बच्चे है ना, वो बिल्कुल आपको वैसे ही दिखेंगे कि देखने में तो ऐसा लगता है इसको नहीं दिख रहा, वैसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि आंखें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कनेक्शन कट है ना। तो जो अव्यक्त लक्षण वाली लाइन ये बेसिकली आई किसके लिए, कि अगर नर्वस सप्लाई जो है उसमें कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, मतलब जो ट्रांसमिशन है फोटॉन्स का वो ब्रेन तक पहुंच नहीं रहा, तो उस केस में अव्यक्त लक्षण होगा। अब पेशेंट कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस दिख नहीं रहा, अव्यक्त लक्षण तो हुए, न चुभन है, न जलन है, न कोई प्रॉब्लम, दिख नहीं रहा। जैसे कैटरेक्ट है, अब पेशेंट को धुंधला दिखना चालू होता है, फिर सॉल्ट जमता है, फिर बहुत ज्यादा, फिर तो अब पेशेंट के पेन तो कोई हो ही नहीं रहा। तो अव्यक्त लक्षण सामान्य लक्षण आता है किसके, नेत्र के, और पूर्ण रूप अव्यक्त होते हैं चरक अनुसार शतक्षीण और वात व्याधि। लेकिन जो इन्फेक्शियस डिजीज है नेत्र रोगों की, उनके लिए एक कॉमन लाइन दी, या फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स अगर अंदर चला जाए तो जो इरिटेशन और पेन होता है उसके लिए नेत्र रोगों में कॉमन लाइन दी है, शूलम वर्तम कोशेषु शूक पूर्णाभम एवं, पेनफुल फॉरेन बॉडी सेंसेशन, और वो भी एक्सट्रीमली चुभने वाले सूख पूर्ण, समझ रहे हो। अब ये लाइन अगर एग्जाम में आए और पूछे क्या है, आंसर करना है नेत्र रोगों के सामान्य लक्षण, क्लियर है। लेकिन लिखा हुआ है कि निम्न में से किस व्याधि में वर्तम कोश में सूख चुभने के समान वेदना होती, सुनना, इसका मतलब वो पूछ रहा है मॉडर्न्स, और ऐसा होता है ट्रैकोमा, जिसको आप पोत की कहते हैं, लेकिन उसका आंसर हमेशा ट्रैकोमा जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ मॉडर्न की बुक की लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करके दे रहा है। फॉरेन बॉडी लाइक सेंसेशन, इसको हिंदी में बोल रहा है कि वर्तम कोश में अत्यधिक चुभने के समान वेदना या सूख पूर्णाभ वेदना, ऐसा लिखेगा वो। तो आप अगर सुश्रुत से पूछ रहा है तो श्लोक लिखेगा, श्लोक लिखेगा तो आंसर नेत्र रोग का सामान्य लक्षण जाएगा। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन से पूछ रहा है और लाइन हिंदी में लक्षण के रूप में दे रहा है, तो पहली बात तो ऐसी लाइन आए जो लाइन में लिखी हुई हो, मतलब लैंग्वेज में लाइन, श्लोक में नहीं हो, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, फिर समझ आ जाएगा ट्रैकोमेटल अल्सर ही। फिर भी नहीं करना हो तो ये पक्की बात है कि हिंदी में आएगी ये लाइन, और अगर ऑप्शन में नेत्र रोगों के सामान्य लक्षण नहीं हुए तो पक्का आंसर ट्रैकोमा ही जाए। तो फर्स्ट आंसर हमेशा नेत्र रोगों के सामान्य लक्षण, ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा नहीं हो तो पोत की करना, मतलब एक चीज के 3 आंसर हैं। तो फर्स्ट आंसर शुड बी सामान्य लक्षण ऑफ नेत्र रोग, सेकेंड आंसर क्या, ट्रैकोमा, एंड थर्ड शुड बी पोत की। अब वो ट्रैकोमा को पोत की मान रहा है तो वैसे करें। चलिए, बहुत फेमस कोटेशन आप सबने सुना होगा और ये सुश्रुत जी ने दिया, और इस श्लोक ने पूरी दुनिया की चिकित्सा जगत की काया पलट कर दी। क्या, सभी बीमारियों की पहली चिकित्सा यही है कि उसके कॉज को रेस्ट्रिक्शन करते। संक्षेपतः, इन शॉर्ट, क्रिया योग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज निदान परिवर्तन, स्टॉप कंजप्शन ऑफ पॉजिटिव एजेंट और हैबिट और लाइफ स्टाइल। आज भी यही हो रहा है। ये तुम्हें जो मैंने पढ़ाना शुरू किया था वो लौट आया। वातात दशे पित्तात, सॉरी वातात दशे तथा पित्तात, कफात त्रयोदश, वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तात 16, रक्तज 16, सर्वजो या समीपातज कितने, 25, बाह्य पुनर्दो रोगा 60 सब, और बाह्य बराबर 2, और टोटल कितने हो गए नेत्र रोग 7। ठीक, अभी इधर आओ, और
ये वातिक 10 थे, इनका फॉर्मूला पढ़ा था 5 + 1 + 4, ये तुम्हारे 5, ये तुम्हारा 1 और ये तुम्हारी 4, और ये रहा वो श्लोक। अतादिमंतो निमेषो दृष्टि गंभीरिका च यत च वाथत वर्तम नैति सिद्धति वात जा। नेक्स्ट पैतिक 6 + 2 + 2, ये 6 साध्य, ये 2 याप्य, ये 2 असाध्य। श्राव शुरू हो गए इधर से, और साध्य में अधिमंत कफज 11, साध्य 1, याप्य 1, असाध्य, टोटल 13। ये आपके साध्य, और असाध्य याप्य में तो कुछ बचा ही नहीं, 1-1 है। याप्य 1 कफज काच, और असाध्य 1 कफज श्राव। नेत्र वाले में जो बड़े थे वो असाध्य में जुड़े, 11 + 1 + 4। और मैंने कहा था कि सारी सिराएं, ये देख, ये रही सिरा, ये सिरा हर्ष, ये सिरा जाल, ये किल, ये पर्वणी अंजन वाली, ये शोणितार्म, ये एवर्ण इधर है तो सेवण असाध्य में, ये अर्जुन वो रेड डॉट, अभिषंद अधिमंत, ये सभी 11 रक्तज साध्य। और रक्तज याप्य की बात करें तो रक्तज याप्य थे ओनली 1, कौन? रक्तज कांच। और रक्तज असाध्य ये रहे 4, 2 में रक्त शब्द था, 2 से रक्त निकल रहा, रक्तस्राव और रक्तज अर्श, और अजगा जात और सेवन शुक्र रक्तज असाध्य में जो बचे हुए 2 भूत। नाउ नेक्स्ट वन इज सनिपातज, 19 + 2 + असाध्य, 2 में 1 तो कांच, 1 पक्ष को, असाध्य 4 थे। उन असाध्य 4 मैंने आपको क्या याद कराया कि सेवन सूख से आगे क्या हो जाएगा? अक्षिपाकत्य 1, फिर उसके बाद 1 श्राव हो गया था, पुयस्राव, तो अक्षिपाकत्य, पुयस्राव, नकुलांदे, अलच, ये 4 सन्निपातज असाध्य थे। और जो अपन को नहीं आए वो सभी सन्निपातज साध्य। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे रोग हैं जिनको देख देख के आपका दिल मचलेगा कि अरे नहीं, ये सन्निपातज नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे एक है शुष्काश। अब तुम ये भूल जाओगे कि वो वातिक साध्य शुष्क अक्षिपाक, शुष्क अक्षिपाक वातिक साध्य था, बट शुष्काश सन्निपात साध्य। और सुनो, जैसे तुम आओगे सिरा पिड़का, तो सभी सिराएं रक्तज होती है, खाली एक सन्निपातज होती है, वही है सिरा पिड़का। ऐसोभ हो चाहे सैसोभ हो, अक्षिपाक कोई सा भी हो, हमेशा क्या होगा? सन्निपात साध्य। ध्यान से सुनना, अक्षिपाक सन्निपात साध्य है, अक्षिपाकात्य सन्निपात असाध्य। तो जो क्वेश्चन को, शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो मरेगा। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए हमेशा एग्जाम के अंदर प्रश्न को वैसे मत पढ़ो जो तुम सोच रहे हो, वैसे पढ़ो जैसे आगे वाला पूछना चाहे। और प्रश्न को वैसे आदमी तब पढ़ पाता है जैसा वो सोचता है, जब वो ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ता है। अगर वो प्रॉपर वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा, ऐसे हाथ देखे, तो उसको वही पढ़ने में आएगा जो वो पूछ रहा। ठीक, चलिए। असाध्य याप्य ये हो तो गया। लास्ट में 2 थे, 2 बाह्य रोग, सनिमित्त लिंगनाश, अनिमित्त लिंगनाश। बाकी तो सही समय पे सही शुरुआत तुम लोग तो कर चुके हो। कल शुरू करेंगे अधिष्ठानों से, और कल पढ़ेंगे चिकित्सा या शस्त्र कर्म के हिसाब से छेदन, भेदन, लेखन, वेदन कैसे याद करें, प्लस शुक्लगत, कृष्णगत, दृष्टिगत, सर्वगत, इनको कैसे याद। ठीक, अब आते ही रिवीजन स्टार्ट होगा बुक से। इससे आज हो गया। कल आते ही तुम लोगों की आत्मा और मानसिक शांति के लिए बुक चालू करेंगे। लेकिन बुक में श्लोक तो यही मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी तो वहीं से लिखे। ठीक, लेकिन मन मान जाएगा कि हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक,
चलो कल मिलेंगे फिर, ये वाली क्लास अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जाओ।